नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। डेयरी व्यवसाय की बात करें तो इन पशुओं के आहार में कुल लागत का 70% खर्च हो जाता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का प्रयोग करें तो डेयरी व्यवसाय और अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए अजोला को उगाने की विधि और इसके उपयोग के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रंजन पंजियार से। एजोला किसान भाइयों, एजोला जो है एक अल्टरनेटिव हरा चारा के रूप में पशु को यूज कर सकते हैं। चूँकि ये देखा जा रहा है कि किसान की जोत भूमि जो है मतलब कल्टीवेबल लैंड है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। इसी के मतलब बराबर में एक एजोला अल्टरनेटिव ग्रीन फॉडर है। तो एजोला क्या है? एजोला को हिंदी में किसान भाई कहते हैं सेवाल, मतलब हरित सेवाल कहते हैं। अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है, जो उपरोक्त समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। कम लागत में अजोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। इसको उगाने के लिए आप ये नहीं कि बड़ा ऐसा पॉन्ड चाहिए, आप कम से कम 10 बाय 15 फीट का एक 10 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा का एक गड्ढा और 1 फीट से 1.5 फीट गड्ढा बना लीजिए अपने बागवानी में या घर के बगल में। उसमें क्या कीजिए कि चूंकि पानी उसमें 1 से 1.5 फीट पानी रहना चाहिए। तो बहुत होता है कि पानी रोज रोज उसमें सूखेगा, तो आप क्या कीजिए कि नीचे कोई प्लास्टिक का उजला सीट आप बिछा दीजिए, तो उसमें पानी डाल दीजिए। उसके बाद आपको अगर वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट 5 से 10 केजी उसमें पानी 1 से 1.5 फीट भर दीजिए। चारों साइड से पॉलीथीन के चारों ओर साइड से आप ईंटे से दाब दीजिए। पीठ वहां पे बनाना है जहां पे धूप और छां दोनों हो, क्योंकि ये भोजन जो एजोला अपना फोटोसिंथेसिस क्रिया से अपना भोजन बनाता है। तो इसमें धूप भी लगे, 2-4 घंटा धूप भी लगे और छां भी हो। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अजोला पिनेटा, अजोला कैरोलिना एवं अजोला माइक्रोफिला। ये कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली में भी उपलब्ध है और पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में भी इसका आपको बीज कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इसको लेके जाइएगा और पानी में डाल दीजिएगा। ये 7 से 10 दिन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब इसका बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद इसको निकालने के आप जितना इसको निकालिएगा किसान भाई, मतलब 7 से 10 दिन में एक बार निकालिएगा, फिर 7 दिन में आपको तैयार होगा। और जितना अगर फास्ट निकालिएगा किसान भाई, अगर 2-2 दिन में आप निकाल रहे हैं तो आपको 4 दिन में पुनः रेडी हो जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले इसमें क्या क्या पोषण तत्व है इसके बारे में मैं किसान भाई बताता हूँ। इसमें 18 से 20% प्रोटीन है, कैल्शियम 1 से 2% है, फास्फोरस 0.2 से 0.3% फास्फोरस है, जिंक, मैग्नीज, कॉपर सभी मतलब ये है। इवन केरोटीन जो है, जो कि हरे चारे में प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखा गया है कि दुधारू पशु को अगर खिलाते हैं तो कम से कम 10 से 20% दूध की आपकी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि ये पशु का एक प्रोटीन और कैल्शियम का मुख्य सोर्स देता है। पशु को कितना खिलाना चाहिए? पशु को किसान भाई ये 1 से 2 केजी आप प्रत्येक दिन एक दुधारू गाय या भैंस को 1 से 2 केजी आप आराम से खिला सकते हैं। इसको अब खिलाने का तरीका, चूंकि अगर आप पशु को शुरू में दीजिएगा किसान भाई तो ये एजोला नहीं खाएगा, चूंकि उससे थोड़ा एक स्मेल आता है, चूंकि वो स्टेगनेंट मतलब जमा पानी में जमा रहता है, तो पशु को एक बदबू आती है, तो पशु खाना पसंद नहीं करता है। आप सबसे पहले उसको 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम धीरे धीरे कहने का मतलब आप सूखे चारे में इसको खिलाइए।
और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। ये अजोला जो है सिर्फ गाय भैंस को नहीं, आप गाय भैंस, बकरी, पोल्ट्री, मुर्गा मुर्गी, बत्तख, मछली सभी को अजोला खिलाया जाता है। हमारे राज्य में किसान बहुत सी सब्जियों और अन्य फसलों की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन इस समय खुले में नर्सरी डालने पर अधिक वर्षा और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौध प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अगर किसान प्रो ट्रे में नर्सरी डालें तो वे इन समस्याओं से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करें प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार, इस बारे में जानकारी दे रही हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तानिया सेठ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग पौधशाला तैयार करें, वो भी प्रो ट्रे में। प्रो ट्रे एक होता है जो प्लास्टिक का एक ट्रे होता है जिसमें 98 से 104 सेल्स रहते हैं। ये उसमें तो छोटा छोटा क्षेत्र रहते हैं, उसमें हम लोग पौधा तैयार कर सकते हैं बीज रुपाई करके। प्रो ट्रे प्रोपिलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाली ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिसका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। प्रो ट्रे में 2 तरीके का प्रो ट्रे आता है बाजार में, एक जिसमें 98 सेल्स रहते हैं और एक होते हैं जिसमें 104 सेल्स रहते हैं। हम लोग 104 सेल वाले जो छोटे छोटे दाने वाले बीज होते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्चा, कैप्सिकम, ये सब लगाने के लिए हम लोग 104 सेल वाले प्रो ट्रे यूज़ करते हैं। और जो कद्दू वर्गीय सब्जी होते हैं, जैसे आपका करेला हो, नेनुआ, लौकी, कोहड़ा, ये सब जिसमें दाने बड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग 98 सेल वाले प्रो ट्रे यूज़ करते हैं। प्रो ट्रे में मोस्टली एक नीचे एक छेद बनाए जाते हैं ताकि जिसमें उसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो छेद से वो निकल जाएगा। उसके बाद उसमें हम लोग सबसे पहले कोकोपीट और केचुआ खाद डालेंगे। कोकोपीट को सबसे 1:1 रेशियो में सम अनुपात में डालना है। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलाकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण और वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मीकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। यह हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। परलाइट सफेद रंग का होता है जो अभ्रक और एल्यूमिनियम सिलिकेट चट्टानों के टुकड़ों को अधिक ताप पर तपाकर तैयार किया जाता है। इन 3 ही अवयवों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। तो सबसे पहले कोकोपीट को हम लोग थोड़ा पानी में उसको भिगो के उसके बाद उसको निचोड़ के उसको तोड़ लेते हैं। फिर उसमें सम परिमाण केचुआ खाद मिलाते हैं। फिर उसको हम लोग वो प्रो ट्रे में उसको भर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं भरना है। उसमें थोड़ा सा 1/4 भाग आपको मिट्टी भर कोकोपीट और केचुआ खाद का मिश्रण भर देना है। उसके बाद उसको अच्छे से उंगली से दबा देना है ताकि उसमें कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके बाद उसमें हम लोग बीज सोइंग करेंगे और उसको ऊपर से और थोड़ा सा कोकोपीट और केचुआ खाद का जो मिश्रण है उसको डाल देंगे। लेकिन उसके बाद बीज डालने के बाद कभी भी उंगली से दबाया नहीं जाता है। उसके बाद हम लोग जो करेंगे उसको पानी डालेंगे, लेकिन कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जितना पानी डालने से वो आपको वो तो लगेगा कि उसमें पानी डालना हो गया, उतना ही डालना है। उसके बाद उसको आप थोड़ा सा तेज़ धूप से और बारिश से बचा के रखना है। इसीलिए ऐसे जगह पे उसको रखना है जहाँ पे तेज़ धूप ना आए। और इसको हम लोग जो करते हैं इसमें उसको तैयार करने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे जगह पे रखना है जिसमें तेज धूप ना आए और हवा अच्छे से आ जाए। सब्जी की पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दें ताकि पौधे में कठोरता आ जाए।
पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकालें कि हाथ के अंगूठे एवं अंगुली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जड़ क्षेत्र समेत बाहर आ जाए। खेत में लगते समय पौध दबा कर लगाएं। इसमें हम लोग अगर पोर्ट्रे में तैयारी नहीं करके बीज पौधशाला अगर हम लोग ज़मीन में तैयारी करते हैं तो कुछ हम लोगों को नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा क्योंकि जब मिट्टी में तैयार करेंगे तो मिट्टी से जितने भी हमारे बीमारी आते हैं पौधे में वो आ जाएंगे, जो कि पोर्ट्रे में नहीं आता है क्योंकि हम लोग इसमें मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और इसमें हम लोग कुछ भी रासायनिक खाद भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए पौधे का जो स्वस्थ होता है वो अच्छा होता है। पोर्ट्रे का और एक सुविधा है, पोर्ट्रे में आपको जल्दी अब पौधा तैयार हो जाते हैं, इसीलिए आप 15 दिन पहले ही उसका तुड़ाई कर सकते हैं मुख्य भूमि से। पोर्ट्रे से जब हम लोग पौधा लेके मुख्य ज़मीन में लगाते हैं तो वो उसके टाइम जो एक शॉक लगते हैं पौधे को वो नहीं होता है, क्योंकि पोर्ट्रे को थोड़ा सा नीचे से दबाने से वो मिट्टी के साथ ही कोकोपीट के साथ ही उसका पूरा रूट बाहर आ जाता है, तो उसके जड़ पे कोई भी डैमेज नहीं होता है। और अगर इसके लिए आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप आपके आसपास के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर किसी भी आपका जो संस्थान होता है किसी से जुड़े हुए, वो सब जानकारी आपको बहुत जल्दी ही बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। अरहर दलहन की प्रमुख फसल में से एक है। फिलहाल इसकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और कई जगहों पर सितंबर की बुवाई का काम भी चल रहा है, लेकिन इस समय वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है, जो कि इसकी पैदावार में कमी लाते हैं। ऐसे में इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए खास रिपोर्ट। सरकार का प्रयास है कि देश के हर व्यक्ति की थाली में दाल हो और इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास भी हो रहे हैं। इस दाल में प्रोटीन की मात्रा भी काफी अधिक होती है। कुछ सालों से किसानों ने अरहर की खेती करना कम कर दिया है। इस बात को जानते हुए सरकार ने अरहर के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे अरहर की खेती से किसानों को अब पहले से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अब भी इसके सफल उत्पादन में कई बाधाएं हैं, जिनमें रोगों का प्रकोप भी शामिल है। ऐसे कुछ घातक रोगों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें सबसे घातक रोग है अरहर का उकठा रोग। ये रोग फ्यूजेरियम उड़क नामक फफूंद से होता है। ये केवल अरहर को ही संक्रमित करता है। पौधे 1 माह के बाद किसी भी अवस्था में इस रोग से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन जिस समय फल व फली अवस्था में होते हैं इसका प्रकोप अधिक होता है। रोग का मुख्य लक्षण पत्तियों का हल्का पीला पड़कर मुरझाना एवं पौधे का सूख जाना है। खेत में ऐसे सूखे पौधे समूह में जगह जगह दिखाई पड़ते हैं। रोग ग्रसित पौधे से मुक्त तने की सतह पर जमीन से ऊपर की ओर जाती हुई भूरे रंग की धारी दिखती है। ये एक मृदा जनित रोग है, लेकिन इसका फैलाव बीज द्वारा भी पाया जाता है। अरहर का बंझा रोग। ये रोग एक विषाणु द्वारा होता है, जिसे अरहर बंध तथा चितेरी विषाणु के नाम से जाना जाता है। इसके संचरण एसेरिया कैजी नामक सूक्ष्म कीट द्वारा होता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण ये है कि पौधा बौना, झुरमुटी आकार एवं हल्के रंग का हो जाता है। पत्तियों का आकार सामान्य से ज्यादा छोटा एवं पतला हो जाता है तथा उन पर अनियमित आकार की हल्की हरी एवं गहरी चित्तियां पड़ जाती है। रोगग्रस्त पौधे लंबाई में छोटे रह जाते हैं तथा इनमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं, जिससे ये झाड़ीनुमा दिखने लगता है। ग्रसित पौधे में प्रजनन अंगों का विकास रुक जाता है, जिससे इसमें फूल एवं फलियां नहीं लगती। इसी वजह से इसे बांझ रोग कहते हैं। फेटोफथोरा अंगमारी। इस रोग का कारक एक फफूंद है, जिसे फेटोफथोरा रेल्सरी नाम से जाना जाता है। ये केवल अरहर तथा संबंधित कुल के पौधों को ही संक्रमित करता है। ये मृदा जनित रोग है। इस बीमारी से अरहर के पौधे का पर्ण भाग तथा तना ग्रसित होता है, न कि जड़। ये बीमारी शीघ्र पकने वाली अरहर की प्रजातियों में मध्यम तथा देर पकने वाली प्रजातियों की अपेक्षा अधिक लगती है। खेत में ज्यादा पानी भरना इस बीमारी का मुख्य कारण है। इसी वजह से रोग का संक्रमण खेत के निचले भाग में अधिक होता है। रोग नियंत्रण के उपाय। बीमारी आने पर इलाज करने से अच्छा है कि बीमारी आने ही न दे। इसी वजह से किसान को फसल में हर 15 दिन बाद नीम पानी माइक्रोझाइम मिलाकर छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर कुछ पौधों पर रोग आ ही गया हो तो उन पौधों को तत्काल उखाड़कर जला देना चाहिए। हमेशा रोग मुक्त स्वस्थ बीज को ही बोना चाहिए। बीजों को बुवाई के पूर्व फफूंदनाशक दवा थीरम, कैप्टॉन, ट्राइकोडर्मा आदि से उपचारित करें।
हमेशा रोग रोधी किस्मों का प्रयोग बुवाई के लिए करें। जिन क्षेत्रों में रोगों का प्रकोप अधिक होता है वहां पर दीर्घ अवधि फसल चक्र को अपनाएं। जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप अधिक हो उस खेत में 3 से 4 साल तक अरहर की फसल नहीं लेनी चाहिए। ज्वार के साथ अरहर की सह फसल लेने से कुछ हद तक उकठा रोग का प्रकोप कम हो जाता है। ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। बंजा रोग रस चूसक कीटों के कारण फसल में फैलता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए फसल पर डायमिथोइड दवा छिड़काव करें। साथ ही अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस तरह आप इन प्रबंधों को अपनाकर अरहर की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अमिता नगर, जिला रांची के कृषक जगपाल महतो ने। आप अमरूद के बाग में उकठा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जगपाल महतो जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अमरूद में जो उकठा बीमारी लगती है, चूँकि अमरूद एक एनुअल प्लांट है, एक बार लगा दीजिए, इसके बाद जो है कई सालों तक जो है 10-20 सालों तक जो है उसके फल को आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि यह एक सूखा रोग है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग ग्रसित पौधे पर कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। लेकिन अमरूद के केस में इसमें आप देखने को पाएंगे कि जो ब्रांचेज होती है, एक साइड की ब्रांच सूखना शुरू करती है और एक साइड की ब्रांच पूरा सूखने के बाद जो है फिर जो है दूसरे साइड की ब्रांच सूखना शुरू करती है। जो पौधा उकठा बीमारी से प्रभावित हो जाता है उसकी पत्तियां जो है, जो स्वस्थ पत्तियां होती हैं वह हरे रंग की होती है, लेकिन जो बीमारी से ग्रसित पत्तियां होती हैं वह हल्का रेडिश कलर की हो जाती हैं और उसमें हल्का लालपन आ जाता है और पत्तियों में जो है कहीं कहीं छोटे छोटे जो है चित्तियाँ दिखाई देती हैं और फिर धीरे धीरे वो सारी पत्तियाँ जो पत्तियाँ होती हैं वह पीला होकर करके फिर झड़ने लगती हैं और जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं उसके बाद जो है वो ब्रांच जो है, वो टहनी जो है सूखने लगती है। यह बीमारी जो है एक फफूंद जनित बीमारी होती और अगर समय रहते हुए हम इसका निदान न कर दें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे समूचे जो है पौधे सूख जाते हैं और फिर यह बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे, चूँकि ज़मीन ग्रसित हो जाती है, उसमें बहुत सारे फफूंद का संख्या बढ़ जाती है और समूचे आपका जो बगीचा है अमरूद का, समूचे बगीचे में धीरे धीरे जो है फैल जाती है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में यदि किसी पौधे पर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं कि यह विल्ट रोग है। लेकिन यह जान लेने के बाद कि यह विल्ट रोग है, आप इसके नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को अपनाएंगे, चलिए यह भी जान लेते हैं। और इसके उपचार के लिए, इस बीमारी की रोकथाम के लिए हम अधिक से अधिक जो है जमीन को जितना स्वस्थ बना लें, जितना निरोग बना दें, जितना रोगाणु मुक्त कर लें, उतना ही हमारा जो ग्रसित पौधा है वह और जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं, एक ग्रसित पौधे से स्वस्थ पौधे तक पहुंचने में आपको जो है रुकावट आप कर सकते हैं। जमीन की निकाई गुड़ाई, उसके घास पात जो है उसको निकालते रहना चाहिए। अमरूद एक ऐसा फसल है जो कि उसमें पानी भी अगर लगता है तो वो भी थोड़ा सा नुकसान करता है। उचित जल निकास का प्रबंध होना चाहिए ताकि उसमें पानी न लग सके, पानी समय समय निकलते रहे। इसके बाद जो है आप जमीन का उपचार निश्चित रूप से करें। जमीन के लिए उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा नामक जो है एक मतलब बायो एजेंट होता है, जैविक मतलब दवा है ये। प्रति पौधा जो है 10 से 15 ग्राम जो है पौधे के उम्र के अनुसार जो है 20-25 ग्राम तक भी दे सकते हैं और ज़मीन में अच्छी तरह से मिला करके हल्का पानी दे दें।
और उसके अलावा जो है आप फफूंदनाशक दवा, जैसे आपका जो है बेविस्टिन नामक फफूंदनाशक दवा, ये सिस्टमिक नेचर की दवा होती है और बहुत अच्छी दवा है। और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब सोल्यूशन बना करके प्रति पौधा जो है आप जमीन के जड़ के पास जो है उसको जो है आप कम से कम प्रति पौधा जो है 15 से 20 लीटर का सोल्यूशन बना लें। तो रिंग बना करके दवा का व्यवहार करें और इसे जो है समय समय पर आप रिपीटेशन करते रहें। कम से कम जो है 10-15-20 दिन के बाद जो है पुनः कर दें। उसका इस्तेमाल कर करके 2-3 बार जो है हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में नील हरित शैवाल की प्रयोग विधि और इसके लाभ। खीरा की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी कार्य। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। अन्नदाता पावर्ड बाय पल्सर।